हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की खबरें इस चैनल के माध्यम से आप लोग को लगातार मिलती रहती हैं। तो ऐसे ये मामला जो आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं या जो अभी देख पा रहे हैं, इसका मामला तो मैं पहले ही उजागर कर चुका हूं और सबसे पहले ये मामला मेरे ही चैनल से निकला था और आज सबके जुबान पर बैठा हुआ है। अब इसमें एक नया कन्फ्यूजन ये दौर चला है कि आखिर लोग का समाधान कब होगा। इन लोग का समाधान कुछ नहीं होगा। हाँ, जो होगा वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वही है वीडियो का थंबनेल। अब 2016 वाले के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये वीडियो आप लोग सही से देख पाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जैसा आप लोग देख चुके हैं वीडियो का थंबनेल, थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आराम से देखिएगा तो अब समझ जाइएगा कि हाँ 2016 वालों के साथ क्या होगा, क्या उन लोग का सॉल्यूशन होगा या समाधान होगा या परेशानी होगी। तो परेशानी ही होनी है, समाधान कुछ होना नहीं है वो लोग का। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25/12/2020 2014 वर्सेस 2016 प्रॉब्लम गंभीर समस्या है, सबको पता है। वायरल नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं? ये जो नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा था पिछले दिनों कि मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन करना था 2016 में जो उम्र सीमा में वांछित लाभ लिए हुए थे। तो वेबसाइट पर नहीं है, बात सही है, वेबसाइट पर नहीं है। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, फर्जी अभ्यर्थी, अब ऐसे लोग तो फर्जी अभ्यर्थी ही कहलाएंगे। काउंसलिंग से पहले भी बाहर कर सकता है आयोग। काउंसलिंग से पहले तो कैसे बाहर करेगा? काउंसलिंग से पहले एक ऐसा नोटिस जारी करेगा आयोग कि फर्जी अभ्यर्थी काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जनरली वो लोग के दिमाग में है कि काउंसलिंग में चला जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं वो दिखाऊंगा कि एक ऐसा नोटिस जारी करेगा आयोग कि शायद ही काउंसलिंग हॉल में जाने का ज़रूरत पड़े वो लोग को। सबूत के साथ भी दिखाते हैं। और 2016 में आवेदन करने वाले अगर किसी गलतफहमी के शिकार हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो आइए देखिए, ये पहली बार नहीं है कि बीएसएससी ने अपने आवेदन को रीओपन किया हो। ऐसे पहले भी केस आए हुए हैं जिससे बीएसएससी को अपना विज्ञापन फिर से ओपन करना पड़ा है कुछ कैंडिडेट को फॉर्म भराने के लिए। लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग रहे हैं। तो हमारे बिहार एसएससी में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ खोला गया था, यानी रीओपन किया गया था फॉर्म। और इसके पहले जो मैं प्रूफ दिखाऊंगा उसमें भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन दोनों में अंतर था। आइए, तो जैसा सभी को पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल 1 पर हम लोग चलते हैं, जो 2010 की वैकेंसी थी और उसमें भी कई इसी तरह से ऐसे प्रोसेस हुए थे। एक बार फॉर्म भरा गया था, फिर जस्ट 14 जैसा ही इंटर लेवल जैसा ही कुछ स्टूडेंट जिनका एज एक्सपायर हो गया था वो कोर्ट में गए थे। उसी तरह से बीएसएससी सीजीएल 1 में भी कुछ कैंडिडेट कोर्ट में गए थे अपने एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो कोर्ट के आदेश पर उन लोगों के लिए भी फॉर्म खुला था और हमारे इंटर लेवल में भी खुला हुआ था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था आइए देखते हैं। ये रहा हमारे सीजीएल 1 का विज्ञापन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 110/2010 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2010। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 25/3/2010 के द्वारा स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2010 में आयोजित करने हेतु, मतलब वहीं बहाली निकला था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26/7/2010 था। इस तिथि तक आवेदन जमा कर लिए गए थे। टोटल 1569 पोस्ट थे, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ भरा जा चुका था। देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ गौर करें, आयु सीमा यहाँ से काउंट किया गया था। उम्र सीमा 1/8/2009 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यही जो 37 वर्ष रहता है जनरल के लिए, बीसी के लिए 40 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला को भी 40 वर्ष, एससी एसटी को 42 साल तक था, ठीक है। तो भाई फॉर्म आया था 2009 में, तो कुछ लोग का एज 37 से भी क्रॉस हो रहा था उसके आधार पर, तो वे लोग अब कोर्ट की शरण लिए हुए थे
कि हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, बहुत दिन पर वैकेंसी आ रहा है। तो वे लोग भी कोर्ट गए, ठीक हमारे इंटर लेवल जैसा। तो कोर्ट वहाँ भी ऑर्डर दिया था कि वैसे लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए, लेकिन उसमें वैसे लोगों के साथ साथ अदर कैंडिडेट भी भर सकते थे जो पहली बार सारा कंडीशन रहते हुए नहीं भर पाए थे। आइए उसका प्रूफ दिखाते हैं हम आपको। ये रहा विज्ञापन, ये देखिए शुद्धि पत्र लगा करके अलग से मांगा गया था। ये यहाँ देखिए, ये शुद्धि पत्र लगा था। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इन लोग को भी मौका दिया जाए, यानी कि जिनका पहली बार में एज एक्सपायर हो जा रहा था। यहाँ देखिए, राज्य के विभिन्न सेवाओं में संवर्गों में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति हेतु संबंधित विभागों से संसूचित कुल 1569 रिक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजन करने हेतु विज्ञापन संख्या इतना। दैनिक समाचार पत्र, उस समय ऑफलाइन का ज़माना था, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, हाथ से फॉर्म भर करके बाई पोस्ट करना पड़ता था। वे प्रकाशित कर विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन विविध प्रपत्र आमंत्रित किए गए थे। उसमें क्या था? उम्र की गणना उपयुक्त प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 5 में उम्र की गणना 1/8/2009 के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया था। अधिकतम उम्र सीमा की गणना में संशोधन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को पारित एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग के पत्र संख्या इतना दिनांक 4/4/2011 के निर्देश के आलोक में वैसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/7/1999 निर्धारित कर दिया गया था। और हमारे इंटर लेवल में क्या किया गया था? 23/1/2006 किया गया था। वो भी मैं दिखाऊंगा, पहले तो आप लोग देख ही चुके हैं। जो अभ्यर्थी उक्त तिथि को उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु, मतलब जो अर्हता रखते थे, वे आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या आवेदन देने के योग्य होंगे और वे कट ऑफ डेट 1/7/99 के आधार पर आवेदन की कंडिका 15 में उम्र की प्रविष्टि अंकित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या के अनुरूप होगी। इसमें मतलब एज एक्सपायर वालों को भी दोबारा में मौका दिया गया था, लेकिन हमारे इंटर लेवल में ऐसा नहीं दिया गया था। आप लोग देखिए मेरे नोटिस में, मैं नोटिस दोबारा दिखाऊंगा, वहाँ सिर्फ लिख दिया गया था मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को भरा जाना था, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहाँ एक्सपायर स्टूडेंट के साथ अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी खोल दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। विज्ञापन संख्या इतना में आवेदन विहित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहीं कब कैसे भेजना है और विज्ञापन की शर्तें यथावत रहेंगी। और एक चीज़ यहाँ भी लिखा है कि जो पहली बार में जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन समर्पित किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की समर्पित नहीं है। जो यानी कि जो 2010 में कर दिए थे उनको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या 2010 में वैसे लोग जो सारी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल रहते हुए भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे 2010 में, उनके लिए भी फॉर्म ओपन था, वो भी भर सकते थे और भरे भी थे। देखिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट वहीं रहेगा, और जो लोग केस किए थे, याचिका दायर किए थे अपने लिए फॉर्म भरने के लिए कि हमको एज रिलैक्सेशन का लाभ देते हुए फॉर्म भराया जाए, वो भी भर सकते थे। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब देखिए, लेकिन हमारे इंटर लेवल में क्या लिखावट था वो देखिए, यही शुद्धि पत्र यहाँ भी है, एक तरह से ये शुद्धि पत्र ही है, लेकिन यहाँ हम लोग के लिए वो सब चीज़ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ने सीधे लिख दिया था मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना है। ये तो ठीक है। अब बहुत लोगों का कहना है कि ये वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, तो क्या आयोग भूल गया होगा? आयोग इसके बारे में ध्यान नहीं होगा कि 2016 में भी कुछ लोग फर्जी तरीके से भरे थे? जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आयोग को सब ध्यान है, मैं उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में लगातार ऐसे ही बने रहे। देखिए यहाँ पर लिख दिया मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा, और ग्रेजुएट लेवल CGL 1 में वैसा नहीं था, यहाँ अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी खोला गया था एज रिलैक्सेशन के अलावा। यहाँ वैसा कंडीशन नहीं लगाया था कि ये मात्र उन्हीं को भरना है। तो अब सवाल है कि जब विज्ञापन तो ये वाला नोटिस तो वेबसाइट पर नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा? स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? आयोग कैसे पता चलेगा? तो आयोग के पास तो सारा प्रूफ है। अब देखिए CGL 1 पर एक बार फिर से आ जाते हैं। इसका जब मई 2020 में जब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बोला गया था कि 10 क्वेश्चन का मामला जो गया था उसको सुधार करके रिजल्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। तो उसके चलते कुछ 300-400 या लगभग इसी के आसपास कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, तो उनके लिए काउंसलिंग का लिस्ट निकाला गया।
लेकिन लिस्ट तो निकाला गया, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट टर्म्स कंडीशन विज्ञापन में क्या था क्या नहीं था वे लोग भूल चुके थे। तो भूल चुके थे तो स्टूडेंट को कहाँ से मिलेगा डाटा, वेबसाइट पर तो है नहीं। तो आयोग क्या किया कि जो भी सारा उसके द्वारा विज्ञापन में जारी किया गया था उसको फिर से जारी कर दिया गया था। यहाँ देखिए 13/10/2020 को जारी किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक इतना से इतना तक बिहार कर्मचारी से निर्धारित है। आयोग कार्यालय के ज्ञापांक द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना में अभ्यर्थियों के तिथिवार काउंसलिंग कार्यक्रम विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले प्रमाण पत्र कागजातों की विवरणी निम्नलिखित है। सब कुछ है, लेकिन यहाँ नोट जो लिखा है और नोट का हमेशा ही कुछ अलग मायने रहता है। देखिए, काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु तत्संबंधित प्रकाशित विज्ञापन की शर्तें लागू होंगी। यानी कि जो 2010 में निकला था, 2011 में निकला था, वे सभी लागू होंगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन कर लेंगे। ये देखिए, यानी कि जो विज्ञापन, ये विज्ञापन ही एक तरह से जारी किया गया था। जो भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल विज्ञापन था जो सबसे पहले आया था, ये भी वहीं दिख रहा है। उसके बाद ये शुद्धि पत्र आया था जो एज रिलैक्सेशन वालों के लिए भरना था, और कुछ लोग जो छूट गए थे जेन्युइन लोग, उनको भरना था। ये देखिए, उसी को मर्ज करके निकाला है। फिर ये पीटी के रिजल्ट के संबंध में सूचना है। जब पीटी का रिजल्ट आया था, देखिए पीटी का रिजल्ट आ गया था, ये देख पा रहे हैं हम लोग, लगभग अप्रैल 2012 में आ गया था। ये उसका सूचना है। और उसमें से कुछ एडिशनल लोग फिर रिजल्ट दिया था। पहली बार में जैसा 16,000 दिया था, फिर बाद में 27,000 हो गया था। उसके लिए भी ये अलग से नोटिस है। देखिए, इसका मैं डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन दिखा देना चाहता हूँ। और बाकी ये पोस्ट डिटेल था, और ये प्रिंट उस समय जैसा बताया कि ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ऑफलाइन फार्म भराया गया था, तो उसमें ये सब लगा करके देना था। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म पूर्व अवलोकन का मतलब क्या हुआ। यहाँ जो ये लिखा हुआ है, काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु तत्संबंधी प्रकाशित विज्ञापन की शर्तें लागू होगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन कर लेंगे। यानी कि एक एक लाइन को गौर से देखना होगा। तो ठीक बिहार एसएससी का भी ये सब नोटिस नहीं है। जैसे पहली बार में जो निकला था विज्ञापन 2014 में, उसका भी नोटिस वेबसाइट पर नहीं है। जो शुद्धि पत्र निकाला गया था कोर्ट के आदेश पर एज रिलैक्सेशन वालों के लिए फॉर्म भराने के लिए, भी वेबसाइट पर नहीं है। तो आयोग भी ऐसे ही जारी करेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये सीरियल 1 का काउंसलिंग प्रक्रिया 2013 में हुआ था, और जब 2020 आया, यानी कि 7 साल बाद, तो वेबसाइट से हट चुका था सब कुछ, उसको फिर से डाल दिया गया वेबसाइट पर। तो वही हाल है बिहार एसएससी का कि 2014 का वैकेंसी और 2021 आ गया है, तो ओल्ड नोटिस हट चुका है। तो इसी तरह से डालेगा, जैसे उसमें कैसे डालेगा, जैसे ये देख लीजिए, ये वाला हो गया 2014 का ओरिजिनल नोटिफिकेशन हो गया, इसको डाल देगा पूरा एकदम। उसके बाद इसके ही नीचे मर्ज करके डाला जाएगा ये वाला जो शुद्धि पत्र आया था कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो यहाँ देखिए, इसके बाद अब इसको डाल दिया जाएगा उसके नीचे। उसके बाद ऊपर में बोला क्या जाएगा, सीरियल 1 जैसा ही बोल दिया जाएगा कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया था कि विज्ञापन का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन कर लेंगे तथा तदनुसार प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संकेत हेतु प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की छाया प्रति संलग्न है। सुलभ संकेत हेतु मतलब आप ही के लिए, कि आप ये न कहें यहाँ पर आकर कि हमको विज्ञापन नहीं पता था, टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए, सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन जब करेंगे 2016 वाले लोग, तो उनको पता चलेगा कि ये लाइन हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, जैसा यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग बार बार, सूक्ष्म अवलोकन मतलब एक एक लाइन को गौर से पढ़ना है। तो एक एक लाइन से गौर से पढ़ेंगे तो इस लाइन पर आकर के वे लोग को परेशानी खड़ा हो जाएगी। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों की तरफ भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। सीरियल 1 में ऐसा नहीं था, वहाँ सब कोई भरा था जो दोबारा रीओपन हुआ था 2011 में। तो 2010 में जो जेन्युइन लोग छट चुके थे वे भी भरे थे, अगर वे 2010 में सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे थे। और जो एज रिलैक्सेशन वाले केस किए थे, हाई कोर्ट अलाउ किया था, वो भी भरे थे।
बाकी जो लोग पहले से भरे थे उनके लिए ज़रूरत नहीं था। लेकिन 2016 में इंटर लेवल के साथ ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ वांछित लोगों को ही भरना था। जेन्युइन लोग जो उस समय रियल में भरने के काबिल थे, नहीं भर पाए थे, दोबारा में भरे, उनके लिए नहीं था। तो सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन में ये उनको परेशानी हो जाएगी। तो निश्चित है कि वे काउंसलिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर इस नोटिस को सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन कर लेंगे तो। अगर उसमें से कुछ लोग होशियारी दिखाएंगे, नहीं जाने में क्या दिक्कत है, तो सबको पता है काउंसलिंग से पहले आयोग एक फॉर्मेट जारी करता है। उस फॉर्मेट को हम दिखाना चाहेंगे, हर एग्ज़ाम में जारी करता है, इंटर लेवल के भी काउंसलिंग में जारी करेगा। कैसा रहेगा वो फॉर्मेट, ये बताते हैं। ऐसा रहेगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना 14, विज्ञापन संख्या सबको पता है 060601114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014। प्रमाण पत्र जांच की तिथि यहाँ पर डालना होगा, आपको पता चल जाएगा कि किसका किस दिन पर है। अनुक्रमांक रोल नंबर भरना होता है प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का। अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का पूरा नाम, ईमेल, गृह जिला, जन्म तिथि तो अपना लिखा ही जाएगा और अपना यहाँ एक फोटो लगाया जाएगा। अब देखिए, अब उम्र के सत्यापन में क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। तो जैसा बताया गया था कि एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं, ये जो 23/1/2016 कर दिया गया था, विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/14 के स्थान पर 23/1/2016 निर्धारित किया गया है। यहाँ है निहित निर्दिष्ट कालों में विज्ञापन संख्या इतना कि 14 में अधिकतम उम्र की गणना विज्ञापन के शर्त के अनुसार 1/8/14 के स्थान पर 23/1/2016 निर्धारित किया जाता है। तो आइए देखते हैं, 1/8/14 निर्धारित कर किया गया था, मतलब पहली बार जो विज्ञापन आया था वहीं दूसरी बार में 23/1/2016 हो गया था। यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है सो फॉर्मेट में उम्र का सत्यापन के लिए एक फॉर्मेट बना रहेगा जिसमें 1/8, ये 2013 लिखा गया है, 14 समझिएगा इसको। 1/8/14 को उम्र पूछा जाएगा कितना आपका हो रहा है, वर्ष, माह और दिन में, और फिर 23/1/6 के आधार पर पूछा जाएगा क्या हो रहा है। तो इसमें भरिएगा, मानते हैं किसी का एज हो रहा है 1/8/14 के आधार पर 25 वर्ष 10 माह 15 दिन, ठीक है। और 23/1/2016 6 के आधार पर हो जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ से लगभग 8 साल कम हो जाएगा, चूँकि 2014 से काउंट होगा तो 8 साल, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 साल समथिंग हो जाएगा, ठीक है। दोनों भरना होगा। अब वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि, आपने आवेदन कब भरा था। तो आवेदन दो ही था, तिथि या वर्ष, दोनों ऑप्शन रह सकता है। या तो तिथि नहीं पता है तो कम से कम 2014-16 तो जरूर याद होगा कि हम 2014 में फॉर्म भरे थे या 2016 में। अगर 2014 में आप भरे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर 2016 में अगर आप भरे हैं तो यहाँ पर लिखना ही होगा कि अगर 2014 में भर 2016 में भर गए, आपका एज 13/14 के अनुसार 25 वर्ष 10 महीना इतना हो रहा है और फॉर्म भरे हैं 2016 में, तो उनके लिए एक नोट लिखा रहेगा। और ये नोट शब्द बहुत खतरनाक होता है, जैसा हम आपको यहाँ सीरियल में दिखाए हैं। ये नोट में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छिपा रहता है। तो यहाँ फॉर्मेट में भी ऐसा नोट लिखा रहेगा, यहाँ देखिए लिखा रहेगा। अगर आवेदक की अधिकतम आयु 1/8/14 होना चाहिए, 1/8/14 को विज्ञापन के अनुसार विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए निर्धारित, जैसे अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष के अंतर्गत आते हों और वे 2016 में आवेदन किए हों तो वे इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अपात्र माने जाएंगे। तो वे अपात्र माने जाएंगे, इसके लिए यहाँ कंडीशन में लिखा रहेगा फॉर्मेट में ही। उसके बाद जो भी फॉर्मेट में लिखा रहेगा, सरकारी सेवक हैं या नहीं, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, आरक्षण जाति, आरक्षण कोटि, प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत करने वाले की तिथि, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, क्रीमिलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, यहाँ भी लिखा रहेगा। BC MBC अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र यदि दिनांक
13 से पूर्व का है तो अनुसूचित में स्वघोषणा पत्र समर्पित करें। और दिव्यांगता का प्रकार दिव्यांगता श्रेणी भी होगी। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता भरना रहता है, मैट्रिक इंटर जो भी हो, जिस स्तर का पोस्ट हो, तो यहाँ मैट्रिक इंटर नेसेसरी रहेगा। तकनीकी योग्यता अनुवांछित योग्यता भी रह सकता है। और फिर डिक्लेरेशन तो रहता ही है हर जगह। फिर तिथि, आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर और जो जांच करते हैं उनका। तो फॉर्मेट एक ऐसा, या तो पहले तो नोटिस दे देगा, जो भी नोटिस वेबसाइट पर नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि जून 2016 के बाद के पहले का कोई भी नोटिस वेबसाइट पर नहीं है, क्योंकि ओल्ड नोटिस हटते जाता है। जैसे सीजीएल 1 का नोटिस हट चुका था, सीजीएल 2 का भी विज्ञापन हट चुका है और इंटर लेवल का भी विज्ञापन हट चुका है। यानी कि जून 2016 के पहले का नोटिस वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए। और बीपीएससी के भी वेबसाइट पर आप लोग देखिएगा तो पुराना नोटिस हटते जाता है। हाँ, दरोगा वाला कमीशन जो बीपीएसएससी है उस पर अभी तक सारा नोटिस बना हुआ है, क्योंकि नया कमीशन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। तो यहाँ सब कुछ रहेगा, मैक्सिमम का जहाँ से काउंट होता था वहाँ से। और तो वही है, आयोग भूला नहीं है, आयोग के पास सारा डाटा है। और एक बार रिवाइज कर देगा सारा नोटिफिकेशन जो भी था, और फिर बोला जाएगा कि आप लोग कि इसके आधार पर सूक्ष्म अवलोकन करके पहुँचे वहाँ तक। तो वीडियो बनाने के मकसद आप लोग समझ गए हैं कि 2016 के साथ कब सॉल्यूशन किया जाएगा। तो काउंसलिंग में ही किया जाएगा, या तो इसके पहले नोटिस देकर के वो लोग को सचेत कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर वहीं जो है सो एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा और फॉर्मेट को आपको भरवाया जाएगा और उसमें बतलाया जाएगा सारा डाटा कि आपका इस तिथि को क्या उम्र हो रहा था और आवेदन आप कब किए थे। अगर ये 1, 8, 13 या 14 जो भी कंडीशन लगा सकता है आयोग, उसमें एज देखेगा और फिर देखेगा कि आप फॉर्म कब अप्लाई किए हैं। तो फॉर्म अप्लाई किए हैं 14 में और आप अपने अपने कैटेगरी के अधिकतम आयु को पूरा करते थे 2014 में, तब तो ठीक है। नहीं करते थे लेकिन आवेदन कर दिए थे 16 में, तो उनके लिए नोट लाइन भी लिखा रहेगा। अगर आवेदक का आयु इतना के तिथि के अनुसार थी और वे नहीं भर पाए थे और 16 में भरे हैं तो वे अपात्र माने जाएंगे। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, जो भी होगा काउंसलिंग में ही होगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि वो लोग काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। अगर वो लोग किसी दूसरे भी एग्ज़ाम है एनटीपीसी वगैरह चाहे और, तो उनका तैयारी करें। और इन लोगों की संख्या कितनी होगी तो मैं अपने पहले वीडियो में अंदाज़ा लगा चुका हूँ, 4000 से लेकर के 7000 तक। बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप लोग के कांटेक्ट में कोई हैं 2016 वाले जो गलत तरीके से भरे हैं, जेन्युइन लेग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 23/1/2016 को जब उम्र पूछा जाएगा, अगर उसमें ये मैक्सिमम के दायरे में आते हैं अपने अपने कैटेगरी का, वो भरे हैं 16 में, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग भी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो ऐसे तो आयोग के पास सारा डाटा है। और इंटर लेवल ऑफ फॉर्म ऑनलाइन भराया था तो एक डाटाबेस अलग से बना होगा। और इतना मैं बता देता हूँ, जितना डाटा हम स्टूडेंट के पास नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम का, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, उससे कहीं डाटा संबंधित कमीशन के पास होता है। काउंसलिंग में जब जाइएगा तो एक फाइल बना होगा आपके नाम से विधिवत, उसमें बिल्कुल आपका सारा चीज़ पीडीएफ रखा होगा, उसमें सारा डिटेल होगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि आयोग के पास नहीं है, सारा डाटा गुम हो गया, गुम नहीं रहता है। हमसे ज़्यादा डाटा उसके पास होता है, यही जान लीजिए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था और आप लोग जैसा समझ गए होंगे कि अब इस वीडियो के बाद शायद ही ज़रूरत पड़े अब आप लोग को कि मतलब बार बार पूछना पड़े कि 2016 वालों का सॉल्यूशन, समाधान, प्रॉब्लम कब होगा। तो वही है, काउंसलिंग में ही होगा। और काउंसलिंग में किस तरह से होगा मैं वीडियो में पूरा अच्छा तरीका से जिक्र कर दिया हूँ, आप लोग बढ़िया तरीका से समझे भी हैं। तो इसलिए अपना जो भी हो, टाइपिंग कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, चूँकि टाइपिंग के लिए भी डाउट बहुत है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट का इंतज़ार करना ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के पास। और
अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।